नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, मतलब कि एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस चैप्टर के ऊपर आपको एनिमेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। 4 पार्ट्स में आपको पूरे चैप्टर को मैंने समझा रखा है। तो आप लोग अगर एनिमेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं और मज़ेदार तरीके से एनिमेशन के माध्यम से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा इस चैप्टर के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें इस चैप्टर से जितने भी आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड कर रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं भारत के। देखो अक्सर क्या होता है कि जब हम इतिहास, भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उत्तर भारत के इतिहास को हम तो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। आप लोगों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास पढ़ा होगा, जो जिसका मेन केंद्र वैसे बिहार था, है ना। वैसे पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन उत्तर भारत, इसका मेन केंद्र उत्तर भारत रहा। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने जाना, हमने कुषाण वंश के बारे में जाना, हमने सातवाहनों के बारे में जाना। ठीक है, तो ये ज़्यादातर राजवंश जो थे वो उत्तर भारत से थे। हमने उत्तर भारत के इतिहास को बहुत महत्व दिया, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास को उतना महत्व नहीं दिया गया भारतीय इतिहास में। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में भी बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्यों का विकास देखने को मिलता है, जैसे कि चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य। इसमें से मध्यकाल में जो विकसित साम्राज्य था वो था विजयनगर साम्राज्य। ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करता है। देखिए ये आप कुछ विजयनगर साम्राज्य का एरिया देख पा रहे होंगे। वैसे तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपसे अगर पूछा जाएगा कि विजयनगर अभी किस राज्य में है तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक में है विजयनगर। वैसे जो मेन एरिया है विजयनगर साम्राज्य का वो कर्नाटक था। ठीक है, और हम्पी जो है, हम्पी इसको हम पहले विजयनगर बोलते थे, है ना। तो ये भी कहाँ पे? कर्नाटक में ही पड़ जाता है आपका। तो मेन एरिया तो वैसे कर्नाटक का है, लेकिन इसमें कुछ महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है। नीचे आप साउथ में जाएंगे तो और साउथ में जाएंगे, मतलब और दक्षिण में जाएंगे, आपका केरल है, इधर तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना का कुछ एरिया। ये सारे एरिया किस में आ जाते थे? विजयनगर साम्राज्य ही कहलाता था ये पूरा एरिया। ठीक है, तो विजयनगर क्या है? एक साम्राज्य, एक राजधानी, एक नगर, तीनों के लिए हम विजयनगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के बारे में, वहाँ के शक्तिशाली राजा जैसे कि कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है, वहाँ की जल संपदा के बारे में, वहाँ के धार्मिक केंद्र के बारे में, वहाँ के राजकीय केंद्र के बारे में वर्णन करता है। चैप्टर बहुत मजेदार है। और हम अब चलते हैं अपनी पीडीएफ में, और एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सभी टॉपिक को एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। समयकाल क्या है? तो समयकाल है 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी के दौरान हम इस साम्राज्य के इतिहास को हम समझने वाले हैं। तो विजयनगर क्या है? विजयनगर या विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला नाम है। इस साम्राज्य का जो विकास है वो 14वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, और 1565 में इस साम्राज्य पर क्या होता है? आक्रमण होता है, उसको लूट लिया जाता है। उसके बाद इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। कौन सी नदी के आसपास इस साम्राज्य का विकास हुआ? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मतलब लोगों में ये जो साम्राज्य था वो जीवित रहा, और इसके आसपास ही इसका मेन केंद्र जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास का ही था। इसको हम्पी के नाम से वहाँ के लोगों ने याद रखा, अपने जहन में इसका इतिहास को जीवित रखा। ठीक है, यहाँ जो विजयनगर है, विजयनगर का जो नाम का जो चयन किया गया है ना, या फिर हम्पी की बात करें तो हम्पी का जो नाम का चयन किया गया है वो पंपा देवी के नाम से हुआ है। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखिए, हम्पी का जो नाम है उसका चयन किस देवी के नाम से हुआ है? तो पंपा देवी के नाम से हुआ है। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में आपको पहला जो टॉपिक नजर आएगा, पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा हम्पी की खोज। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम्पी के इतिहास की रचना कैसे की गई, यानी कि हम्पी के बारे में जानकारी कैसे जुटाया गया विद्वानों द्वारा। तो यहाँ पे हम हम्पी के भग्नावशेष की बात करें, इसके जो अवशेष देखने को मिलता है वो 1800 ईस्वी में मतलब ढूंढा जाता है। किसके द्वारा? तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ये एक इंजीनियर थे, एक पुरातत्वविद थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एक मानचित्रकार भी थे, और इन्होंने ही मतलब हम्पी का जो अवशेष है सबसे पहले ढूंढा था। तो कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर्ता थे, है ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे थे, और उन्होंने हम्पी का सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, जिससे कि हम्पी के बारे में बहुत सारी जानकारी
प्राप्त हो सकती थी। अब इनकी जो शुरुआती जानकारी थी वो विरूपाक्ष मंदिर जो है आपको पता है भगवान शिव का मंदिर है। विरूपाक्ष को शिव का ही रूप माना जाता है और पार्वती पंपा देवी को हम क्या बोलते हैं, पार्वती। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर के जो पुरोहित थे उनकी यादों पर आधारित थी इनकी जो स्टार्टिंग की जानकारी थी। मतलब उन्होंने पुरोहितों से जानकारी जुटाई थी। पुरोहित आप समझते हैं जो मंदिरों के पंडित वगैरह है जो पूजा पाठ करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं। तो इनकी जो शुरुआती जानकारी थी वो विजयनगर साम्राज्य के जो मतलब पुरोहित थे उनके जो मंदिरों के पुरोहित थे पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के जो पुरोहित थे उनके स्मृतियों पर आधारित थी। अब देखिए 1856 से क्या होता है, जो छाया चित्रकार है होते हैं वो विजयनगर के भवनों के चित्र को संकलित करना आरंभ कर देते हैं। मतलब वहाँ के जो भवन के चित्र थे उनको इकट्ठा किया। ठीक है, और इससे भी जो शोधकर्ता थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे वो जानकारी प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद 1836 की हम बात कर लेते हैं। तो 1836 से जो बहुत सारे अभिलेखकर्ता होते हैं, अभिलेखकर्ता आप समझते हैं ना, यानी कि जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, जो अभिलेखों को इकट्ठा करते हैं। तो अभिलेखकर्ताओं ने क्या किया, यहाँ के मंदिरों के आसपास से बहुत सारे जो हम्पी के जो मंदिर थे उनके आसपास से दर्जनों अभिलेखों को इकट्ठा किया और इससे भी भाई अभिलेखों से भी हम इस साम्राज्य के बारे में जान सकते थे। अब ये जो स्रोत मिले है ना, इतिहासकारों ने इन स्रोतों का इस्तेमाल विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से, जो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल और संस्कृत में जो साहित्य लिखे थे उनसे तुलना किया, उनसे मिलाया और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया, उसके इतिहास की रचना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी के बारे में कुछ चीज़ें बता रखी है। कॉलिन मैकेंजी, इनका जन्म हुआ था 1754 ईस्वी में। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता यानी कि इंजीनियर थी, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, है ना। 1815 में उन्होंने भारत का पहला सर्वेयर जर्नल बनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा 1821 में अपनी मृत्यु तक वह इस पद पर बने रहे थे। ठीक है, जो सर्वेयर जनरल है उसके पद पे कब तक बने रहे, 1821 तक, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब तक। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके एनसीईआरटी में, अगला टॉपिक देखने को मिलेगा राय, नायक तथा सुल्तान। ठीक है, राय आपको पता है, राय विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं राय। ठीक है, नायक के बारे में अभी हम बात करेंगे जो कि सेना प्रमुख होते थे, और सुल्तान आपको पता है, सुल्तान भी लेकिन इस्लामी शब्द है, इसका मतलब भी राजा ही होता है ना, लेकिन इस्लाम धर्म में सुल्तान बोला जाता है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो दो भाइयों ने मिलकर किया था, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का राय आप बोल सकते हैं, ये दो भाई थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर साम्राज्य की नींव डाली थी। कब, तो 1336 में। ये डेट आपको याद रखना है और इन दोनों का नाम भी याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इस साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग बोली जाने वाली भाषाएं थी, है ना। यहाँ की जो धार्मिक प्रथाएं थी उसमें भी विभिन्नताएं थी काफी ज्यादा। तो यहाँ पे दक्कन की अगर हम सुल्तान की बात करें और उड़ीसा के जो गजपति शासक थे उनके साथ विजयनगर साम्राज्य का काफी ज्यादा संघर्ष हो चुका था। किसके लिए, उपजाऊ जमीन के लिए, नदी घाटियों के आसपास का जो व्यापार है उसको प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष हुआ था। इसके अलावा विजयनगर से पहले अगर हम तमिलनाडु और कर्नाटक के एरियाओं की बात करें तो यहाँ पे चोल वंश का और होयसाल जो राज्य है उसका विकास हो चुका था। ठीक है, ये वंश के नाम मैंने बताया, चोल और होयसालु। ठीक है, ये वंश का नाम है जो कि इस एरिया में विकसित हो चुके थे। देखो यहाँ के शासक वर्ग ने क्या किया, कुछ विशालकाय मंदिरें बनवाई, जैसे कि तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर और वेल्लोर में है चिंतकेश्वर मंदिर। ठीक है, इनको संरक्षण प्रदान किया था ये विजयनगर के राजा और चोल वंश के जो राजा थे, साउथ के जो राजा थे, इन्होंने विशालकाय मंदिरें बनवाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं वहां के शासक और व्यापार के बारे में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का व्यापार, इस टॉपिक में यही हम समझने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। ये आपके 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम व्यापार की बात करें तो देखिए जो समय व्यापार था तो ऐसा है कि विजयनगर में क्या था, अच्छे नस्ल के ना घोड़े उपलब्ध नहीं थे, तो इसको उन्होंने मध्य एशिया से मंगाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि युद्ध होते थे, युद्ध में भाई घोड़ों की जरूरत होती थी, वो भी अच्छी नस्ल की घोड़े चाहिए थे जो कि विजयनगर में या भारत में उपलब्ध नहीं थे, तो उसको कहाँ से मंगाते थे, मध्य एशिया से मंगाते थे।
और इन व्यापारियों को, जो घोड़े के व्यापारी थे, उनको कुदिरई चेट्टी अथवा साधारणतः घोड़े के जो व्यापारी है वो कह के पुकारा जाता था। इनको कुदिरई चेट्टी, ये नाम याद रख लेना भाई। जो घोड़े के व्यापारी थे विजयनगर साम्राज्य में, उनको क्या कहा जाता था? तो कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। अब देखिए 1498 में पुर्तगाली उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। आपको पता है कि जो वास्को डिगामा था वो 1498 में ही भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी उसने, ठीक है। और वो कहाँ से था? पुर्तगाल से था। तो पुर्तगाली आ गए भाई भारत में। अब ये बंदूक वगैरह लेके आए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? भारत में सामरिक केंद्र स्थापित किए, बंदूक के दम पे व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए, ठीक है। ये देखिए नीचे लिख भी रखा है कि उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूक के प्रयोग ने उन्हें राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभरने में मदद की, ठीक है। तो बंदूक लेके आए थे, बंदूक के दम पे उन्होंने, बंदूक के नोक पे अपना साम्राज्य भी स्थापित किया उन्होंने भारत में। देखिए विजयनगर अपने मसालों के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने रत्नों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। यहाँ के जो बाजार थे वहाँ पे मसाले, अच्छी किस्म की मसाले, वस्त्र और रत्न यानी कि आभूषण, महंगे आभूषण यहाँ पे प्राप्त होती थी, मिल जाती थी, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था ये। यहाँ के जो समृद्ध धनी जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे, ठीक है। जो कुछ विदेशी रत्न जो कि विदेशों से मंगाया जाता था, आभूषण वगैरह मंगाया जाता था, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे। और ये जो व्यापार होता था चीज़ों का, सामानों का, इससे मिलता था राज्य को राजस्व यानी कि टैक्स मिलता था। और इस टैक्स की वजह से ही विजयनगर साम्राज्य बहुत ज़्यादा धनी होता जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप विजयनगर साम्राज्य के व्यापार को आप समझा सकते हैं। अगला टॉपिक है राज्य का चरम उत्कर्ष तथा पतन। अब यहाँ पे हम विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहले यहाँ पे शासन करने वाले वंशों की बात करेंगे। यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा यानी कि कृष्णदेव राय की बात करेंगे। उसके बाद किस तरीके से साम्राज्य का पतन होता है उसकी बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखिए यहाँ के सबसे पहले जो राजवंश है उसका नाम है संगम वंश, ठीक है। जैसे कि हरिहर बुक्का की बात करें, हरिहर और बुक्का राय किस वंश से थे? तो वो संगम वंश से ही थे। और इन्होंने कब तक शासन किया था? 1485 तक शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। उसके बाद सुलभों का शासन आता है। सुलभों ने क्या किया? इनको उखाड़ फेंका यानी कि उनको सत्ता से हटा दिया। और सुलभ वंश के राजाओं ने कब तक शासन किया? 1503 तक, ठीक है। 1503 तक इनका शासन रहा। इसके बाद आ गए तुलुव। कौन से आ गए? तुलुव, ठीक है। और कृष्णदेव राय जो था वो तुलुव वंश का ही राजा था। एक और चौथा वंश भी है। चौथा वंश कौन सा था? आराविदु, ठीक है। ये चौथा वंश था आराविदु। ये भी नाम आप याद रख लेना। विजयनगर साम्राज्य का चौथा वंश कौन सा था? तो आराविदु वंश था। अब देखिए यहाँ पे कृष्णदेव राय की बात की गई है। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलु वंश से था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कृष्णदेव राय था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय की शासन की विशेषता क्या थी? उसने साम्राज्य का विस्तार किया था और सुदृढ़ किया था यानी कि मजबूत बनाया था विजयनगर साम्राज्य को, है ना। इसने अपनी एक कृति भी लिखी है जिसका नाम है अमुक्त मल्यद। वो भी पूछ लिया जाता है कई बार, इसकी कृति का नाम क्या है? तो अमुक्त मल्यद नामक कृति इसने लिखा था, ठीक है। अब देखिए इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया? तो सबसे पहले 1512 में इसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया था जिसको रायचूर द्वार बोला जाता था उसको जीत लिया था, उसने हासिल किया था। इसके अलावा 1514 में उड़ीसा के जो शासक थे उनको हरा दिया इसने, ठीक है। 1520 में इसने क्या किया? 1520 में जो बीजापुर के सुल्तान थे उनको बुरी तरीके से पराजित किया, है ना। अपने राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना की इसने। कृष्णदेव राय ने बेहतर मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा इसने कई मंदिरों में गोपुरमों को जुड़वाया। गोपुरम आप समझते हैं, जो मंदिर में जो प्रवेश द्वार होते हैं, ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गोपुरम। तो इसने बहुत शानदार गोपुरमों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अपनी माँ के नाम पे एक उपनगर की स्थापना भी करवाई थी इसने, जिसका नाम था नगलपुरम, ठीक है। उपनगर जिसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पे करवाया था उसका नाम क्या था? नगलपुरम, ठीक है। 1529 में इसकी हो जाती है मृत्यु। अब इसके मरने के बाद यानी कि कृष्णदेव राय जी के मरने के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तनाव क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जो उत्तराधिकारी थे और जो नायक थे यानी कि जो सेनापति थे, ठीक है, उनके बीच में
संघर्ष होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उत्तराधिकारी जो थे कमज़ोर थे, उतने योग्य नहीं थे। इस वजह से जो नायक या जो सेनापति हैं उनके बीच में काफ़ी संघर्ष होता है सत्ता को लेकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1542 में जो सत्ता जो है वो किनके नियंत्रण में चला जाता है, आराविदुओं के हाथों में चला जाता है। ठीक है, और 17वीं सदी के अंत तक इन्होंने ही शासन किया था। लेकिन वैसे तो कृष्णदेव राय के मरने के बाद ही इस साम्राज्य का अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद ना कोई योग्य व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति विजयनगर साम्राज्य की सत्ता पे नहीं आ पाया था। ठीक है, तो इस वजह से इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। अब देखिए 1565 में राक्षसी तागड़ी यानी कि तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध को हम राक्षसी तागड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राक्षसी तागड़ी यानी कि तालीकोटा का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो विजयनगर की जो सेना है, उस सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में उतरता है। यानी कि इस समय विजयनगर साम्राज्य को लीड कौन कर रहा था, राम राय कर रहा था। और इस समय होता है हमला 3 जगह से, है ना, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों ने मिलकर हमला किया था विजयनगर के ऊपर। हमला किया, हराया सेना को, विजयनगर की सेना को हराया, और उसके बाद पूरा ढाबा बोल दिया, समझ रहे हो, लूट लिया विजयनगर साम्राज्य को, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, उजाड़ डाला। इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का फिर अंत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं दे रखी है, ऊपर मैंने जो भी पॉइंट्स बता रखे थे मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे, कृष्णदेव राय के बारे में भी जान गए, और वहाँ पे शासन करने वाले वंश के बारे में भी जान गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब राय तथा नायक, सबसे पहले यहाँ पे नायक की बात। राय मतलब आप समझ चुके हैं, राय मतलब विजयनगर साम्राज्य के राजा को हम क्या बोलते हैं, राय बोलते हैं, राय बोला जाता था वहाँ पे। अब नायक की बात कर लेते हैं। नायक कौन होते थे? ठीक है, तो नायक होते थे सेना प्रमुख। विजयनगर साम्राज्य के जो सेना प्रमुख होते थे उनको हम क्या बोलते हैं, नायक। इनका काम क्या था, किलों पर नियंत्रण रखते थे, मतलब इनको किले दिए जाते थे, उस किले को संभालने का काम करते थे, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते थे, उसको रक्षा करते थे। इनके पास सशस्त्र समर्थन होता था, मतलब इनके पास अपने सिपाही वगैरह होते थे, सिपाहियों का जत्था होता था इनके पास। ठीक है, जाहिर सी बात है, सेना प्रमुख है तो भाई सिपाहियों का जत्था तो इनके पास होगा ही, ग्रुप होगा इनके पास सिपाहियों का। ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमणशील रहते थे, मतलब घूमते रहते थे, एक जगह पे स्थायी रूप से नहीं रहते थे, कभी इधर कभी उधर उनका ट्रांसफर होता रहता था, इधर उधर भेजा जाता था। और अक्सर ये उपजाऊ भूमि की तलाश में भ्रमणशील रहते थे, जहाँ उपजाऊ भूमि मिल गई वहाँ पे बस जाते थे, और कई बार किसान भी इनका साथ देते थे उपजाऊ भूमि ढूंढने में। तो इनको नायक कहा जाता था, और ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। ठीक है, कई बार नायकों ने भाई नायक जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, लेकिन अक्सर इनके विद्रोह को सैन्य कार्रवाई की मदद से समाप्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका नायक वाला टॉपिक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, वो है अमर नायक प्रणाली। ठीक है, अमर नायक प्रणाली क्या थी? देखिए, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इससे पहले जो अमर नायक प्रणाली है, ऐसी ही मिलती जुलती प्रणाली विजयनगर नहीं, दिल्ली सल्तनत में लागू की गई थी, जिसको हम इक्ता प्रणाली बोलते हैं। कौन सी प्रणाली? इक्ता। ठीक है, इक्ता प्रणाली में क्या होता था, जैसे विजयनगर साम्राज्य की बात कर ली, या फिर दिल्ली सल्तनत की बात कर ले। दिल्ली सल्तनत बहुत ही विशालकाय सल्तनत था, है ना, पूरे सल्तनत पे एक अकेले सुल्तान भाई शासन नहीं चला सकता था। तो उसने क्या किया, अपने अलग अलग इक्तादार यानी कि अपने अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए। इक्ता का मतलब होता है क्षेत्र, और उनको अलग अलग क्षेत्र दे दिया, और सबको बोल दिया भाई अपने अपने एरिया से टैक्स जुटाओ, टैक्स हमें दो। ठीक है, तुम्हें हम क्या देंगे, सैनिक जत्था दे देंगे, तुम्हारे पास सिपाही होंगे बहुत सारे, उसको अपने पास रखोगे, कंट्रोल में रखोगे, और जब जरूरत होगी ना तो हमें आप क्या करोगे, सैन्य सेवा भी दोगे। युद्ध के समय सुल्तान को सैन्य सेवा भी देते थे इक्ता, ठीक है, इक्तादार। तो इस तरीके से ये प्रणाली जो अमर नायक प्रणाली है वो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से मिलती जुलती थी। ठीक है, तो अमर नायक प्रणाली को विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज मानी जाती है। ये कहाँ से खोजी गई थी? दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से खोजी गई थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से ली गई थी। अमर नायक होते कौन थे? तो अमर नायक होते थे सैनिक कमांडर। ठीक है, और इनको राय यानी कि राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, जहाँ पे ये अपना शासन चला सकते थे। ठीक है, अपने सारे काम कर सकते थे। इनका काम क्या था? तो भाई जो किसान है, शिल्पकार है, व्यापारी है, उनसे भू राजस्व वसूलते थे, और दूसरे किस्म के जो कर होते थे उसको वसूलने का काम करते थे, है ना।
अब इनके पास भाई घोड़े और हाथियों के रख रखाव के लिए भी पैसे की जरूरत होती थी, तो अपने कुछ जो पैसे इकट्ठे किए हैं राजस्व के तहत उसका इस्तेमाल अपने घोड़े और हाथियों के रख रखाव के लिए कर लेते थे, है ना। बाकी मंदिर वगैरह निर्माण करवाने में भी इस पैसों को खर्च करते थे। विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैन्य शक्ति देते थे, यानी कि जब युद्ध होता था तो युद्ध में अपनी सेना के साथ युद्ध में पार्टिसिपेशन करते थे, ये भाग लेते थे। ठीक है, राजस्व का कुछ भाग ये मंदिर निर्माण करवाने में, सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए भी खर्च करते थे। और अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे, उपहार भेजते थे। और कई बार स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए, स्वामी भक्ति यानी कि एक तरीके से ऐसा दिखाने के लिए राजा को कि आप हमारे स्वामी हो, हम आपके नीचे काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाने के लिए क्या करते थे, राजकीय दरबारों उपहारों के साथ खुद भी जाते थे, है ना, खुद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। अब राजा क्या करता था, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करता रहता था, है ना, इनके स्थान को बदलता रहता था और उन पे अपने नियंत्रण का दावा भी करता था कि आप हमारे नियंत्रण में ही हो। ठीक है, इस तरीके से राय जो है, राजा जो है वो अमर नायकों पे अपना नियंत्रण रखता था। ठीक है, देखिए जो ये नायक थे या अमर नायक जो होते थे उनके ऊपर नियंत्रण रखना इसलिए भी जरूरी था कि अगर एक जगह पर रहेंगे ना तो वहाँ के लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे और फिर उस एरिया को अपना अलग साम्राज्य घोषित कर देंगे। तो इसलिए राय जो था उनको अलग अलग जगह पे स्थानांतरित करता रहता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को भी समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है विजयनगर की जल संपदा की बात करेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ के किलेबंदी की बात करेंगे। ये भी भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान है, आप समझ जाएंगे आसानी से। देखिए सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी आ जाता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। आप अगर किसी और स्टेट बोर्ड में है तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, हर तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। देखिए विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा की बात करें तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा आप इसको ऐसे आंसर को लिखेंगे कि विजयनगर जो था ना वो बहुत ही गर्म और शुष्क क्षेत्र में स्थित था, है ना, वर्षा बहुत कम होती थी। तो इसलिए वहाँ के राजाओं ने कुछ कृत्रिम साधनें बनाई, कुछ प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसी मतलब चीज़ें बनी हुई थी जो कि वहाँ के लिए लोगों के लिए फायदेमंद थी। इसमें सबसे बढ़िया आप एग्जाम्पल देंगे कि विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में चौंकाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। कुंड मतलब जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है। ये जो नदी है उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, विजयनगर साम्राज्य की उत्तर पूर्व दिशा में नदी बहती है और आसपास का जो एरिया है वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना, और चारों तरफ से करधनी का निर्माण करती है, मतलब चारों तरफ से घेरी हुई है ये पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इन पहाड़ियों से बहुत सारी जलधाराएं बह के आती है। जैसे ये पहाड़ी है ना, इन पहाड़ों से क्या बह के आ रही है, बहुत सारी जलधाराएं बह के आ रही है। अब इन जलधाराओं के साथ क्या बनाया गया है, इन सभी जलधाराओं के साथ बांध बनाकर हौज बनाए गए, मतलब बांध के माध्यम से पानी को हौज में लाके इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और जब जरूरत होती है तो इसको खेतों की सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर हम जैसे कि जलाशय की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका हौज है, सबसे महत्वपूर्ण हौज वो है कमलपुरम जलाशय। इसका निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। क्या है, एक हौज। ठीक है, तो इस हौज का जो इस्तेमाल था वो खेतों में सिंचाई के लिए तो होता ही होता था, साथ ही साथ राजकीय केंद्रों तक भी पानी को ले जाया जाता था इस हौज के मदद से। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें, कमलपुरम जलाशय का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए होता था, खेतों के सींचने के लिए तो होता ही होता था। ठीक है, साथ ही साथ राजकीय केंद्रों तक भी पानी को पहुंचाया जाता था इस कमलपुरम जलाशय के माध्यम से। अब बात करते हैं हिरिया नहर। देखिए ये भी जल संपदा के तहत ही आ जाएगा, है ना। इसमें क्या है कि भाई तुंगभद्रा पर बने मतलब हिरिया नहर जो है, इस नहर को बनवाया था वैसे संगम वंश के राजाओं ने। ठीक है, किसने बनवाया था, संगम वंश के राजाओं ने। एक ऐसा नहर था जिसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने किया था और इस पर तुंगभद्रा से बने बांधों से पानी लाया जाता था। ठीक है, इस नहर में, और इसका इस्तेमाल धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो भूमि है उसकी सिंचाई के लिए इस नहर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मतलब धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो घाटियाँ थी, जो भूमि, जो एरिया जो थी, उसकी सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता था हिरिया नहर का। ठीक है, किसने बनवाया था, तो संगम वंश के राजाओं ने बनवाया था। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक आता है किलेबंदी के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के किलेबंदी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, तो 15वीं शताब्दी में फारस का एक राजदूत था, फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया एक राजदूत या दूत कह सकते हैं, जिसका नाम था अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक बोलेंगे, अब्दुल नहीं, अब्दुल रजाक। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी को देख के बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा, और उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का वर्णन किया, यानी कि किलेबंदी की 7 दीवारों जो थी, जो 7 पंक्तियां थी, लाइनें जो थी, अलग अलग जो किलेबंदी की गई थी, उसका वर्णन उसने किया था। ठीक है, वो बताता है कि भाई शहरों को, कृषि को और आसपास के जंगल को भी किले के माध्यम से घेरा गया था। सबसे बाहरी जो दीवार थी किलेबंदी की, जो सबसे बाहरी दीवार थी, वो चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों की किलेबंदी की गई थी, जो कि आसपास के पहाड़ियों को जोड़ती थी। ठीक है, किलेबंदी करते समय जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, उनको जोड़ने के लिए किसी गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। गारे यानी कि जैसे सीमेंट हम ईंटों को जोड़ते हैं ना मकान बनाते समय, तो हम गारा बनाते हैं, मतलब मसाला बनाया जाता है सीमेंट का, बालू का, उसके बाद दीवार को खड़ा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये पत्थर ऐसे आकार के होते थे जिसको हम बोलते हैं फनाकार। ठीक है, आकार कैसा था इनका? फनाकार, जो कि आपस में टिके रहते थे, है ना। पत्थर आपस में जुड़ जाते थे, टिके रहते थे, उनको फिर हटाना बहुत मतलब आसानी से हटते नहीं थे वो। ठीक है, तो ऐसे पत्थर इस्तेमाल में लाए गए थे। दीवार के जो अंदर के जो भाग थे वो मिट्टी और मलबों के मिश्रण से बनाए गए थे। ठीक है, और जो वर्गाकार और आयताकार जो बुर्ज है वो बाहर की ओर निकले हुए थे। मतलब कि जैसे किलेबंदी में जो पत्थर है उसमें जो इस्तेमाल किया गया है ना, तो वो बाहर की ओर निकला हुआ था थोड़ा सा एरिया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा एक मिनट, तो जैसा कि हमने बात किया कि भाई किलेबंदी में खेतों की भी किलेबंदी की गई थी, शहरों की भी किलेबंदी की गई थी, है ना। ये देखो अब्दुल रज़ाक क्या लिखता है। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली और दूसरी और तीसरी किलेबंदी के बीच जुड़े हुए खेत, बगीचे और आवास थे। ठीक है, इसके अलावा एक डोमिंगो पेस नाम का एक यात्री था, वो क्या लिखता है, पेस के अनुसार पहली किलेबंदी से शहर में आने वाले दूसरे बहुत ज़्यादा, एक मिनट, मतलब पेस जो है, डोमिंगो पेस, ये बताता है कि जो पहली किलेबंदी से जो शहर तक की आने की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, खेत है, उद्यान है यानी कि उद्योग वगैरह है, और जल जो है वो 2 झीलों से यहाँ तक लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको ये समझना चाहिए कि किलेबंदी क्यों की जाती थी। ठीक है, ये जो किलेबंदी करने का मेन पर्पस था, जो शहर है, नगर है, उसकी किलेबंदी क्यों की जाती थी, तो इसके पीछे का मेन कारण था, या फिर जैसे खेत है, एक और पॉइंट आपके लिए कि जो खेत है उसकी किलेबंदी क्यों करवाई होगी विजयनगर के राजाओं ने। तो देखो, खेतों की किलेबंदी करवाने का मेन पर्पस ये था कि दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित रखने के लिए, मतलब कि दुश्मनों को खाद्य सामग्री ना मिले और वो आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, जब पहले युद्ध होते थे तो युद्ध बहुत दिनों तक चलते थे, महीने, 2 महीने, 5 महीने, साल भर तक युद्ध चलते थे। अब अगर युद्ध में अगर कोई दूसरा राज्य से सेना आए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो साल भर का तो सोच के आए नहीं होंगे कि भाई साल भर का हम राशन अपने साथ लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे, आसपास के जंगलों से भोजन प्राप्त करेंगे या खेतों से भोजन प्राप्त करेंगे। लेकिन हम खेतों और जंगलों की भी किलेबंदी करवा देंगे तो दुश्मनों को मिलेगा ही नहीं कुछ खाने के लिए, तो वो आत्मसमर्पण कर देंगे। देखिए, दूसरे किलेबंदी से क्या हुआ, नगरीय केंद्र के आंतरिक भागों को घेरा गया था। नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग में दूसरे किलेबंदी की गई थी। तीसरे किलेबंदी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर शासक वगैरह रहते थे। अब दुर्ग में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बनाए गए थे, यानी कि ऐसा नहीं कि चारों तरफ से आप घेर दो, किलेबंदी कर दो, आप प्रवेश द्वार बनाओ ही मत। चारों तरफ से प्रवेश द्वार बनाए गए थे और प्रवेश द्वार मुख्य सड़कों से जुड़े हुए थे। प्रवेश द्वार पर मेहराब और गुबंद वगैरह बनाए गए थे, है ना, जो कि तुर्की सुल्तानों द्वारा जो स्थापत्य कला जो अपनाया गया था उसका एग्जाम्पल मिलता है। और इसमें एक तो भाई जो इंडो इस्लामिक शैली है उसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये भवन निर्माण करने की कला कह सकते हो। तो इसमें गुबंद वगैरह होते हैं, आप चित्र में देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप लोग एक बार चित्र को देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सड़कों के बारे में मैंने वैसे ऊपर ही बता दिया है, कोई खास यहाँ पे जानकारी नहीं दे रखा है, 2 लाइनें लिखी हुई है, अब इसको पढ़ लेना। अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं शहरी केंद्र के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा था उसको शहरी केंद्र कहा जाता है। कौन सा हिस्सा?
उत्तरी पूर्वी। अब यहाँ से मिला है परिष्कृत चीनी मिट्टी, मतलब चीनी मिट्टी पाई गई है, शुद्ध मिट्टी इसको हम कह सकते हैं। और इससे ये पता लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो अमीर थे, यहाँ पे अमीर व्यापारी रहते थे और ये मुसलमानों का एक रिहायशी मोहल्ला था। ठीक है, ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो मुसलमानों का एक रिहायशी मोहल्ला था। अब देखिए यहाँ से जो मकबरे और मस्जिद जो मिले हैं उसकी जो स्थापत्य कला है वो हम्पी से जो मिले मंदिर है उससे मिलता जुलता था। ठीक है, मेल खाता था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बरबोसा यहाँ के लोगों के आवास के बारे में, मतलब यहाँ के लोगों के घरों के बारे में बोलता है कि यहाँ के लोगों के जो घर थे ना वो छप्पर के बने हुए थे, है ना, छप्पर आप समझते होंगे, उसके बने हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मजबूत थे ये घर। ऐसा कौन बताता है? बरबोसा बताता है, पुर्तगाली यात्री बरबोसा बताता है। इस स्थान पे कई पूजा स्थल और छोटे मंदिर भी थे, जो हम शहरी केंद्र की बात कर रहे हैं वहाँ पे। और इसके अलावा कुएँ, बरसात के जो पानी है, जलाशय के जो पानी है, ये लोगों के लिए जल के प्रमुख स्रोत थे, पीने के लिए पानी के प्रमुख स्रोत माने जाते थे। अब आगे आते हैं राजकीय केंद्र की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र। देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? राजकीय केंद्र की संज्ञा देते हैं। दक्षिणी पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? राजकीय केंद्र। लेकिन यहाँ पे 60 से भी ज़्यादा मंदिर मिले हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि विजयनगर के राजाओं के लिए मंदिरों को संरक्षण देना बहुत ज़रूरी था, है ना। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है, तो इससे ये अनुमान लगता है कि भैया यहाँ पे राजा महाराजा रहते होंगे। ठीक है, मंदिर पूरी तरीके से राजगिरी से निर्मित किए जाते थे, मतलब पूरी तरीके से जो पत्थर होते हैं, राजगिरी पत्थर, उससे बनाए जाते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 मंच की हम बात करेंगे जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से होता था। एक सभा मंडप है और दूसरा महानवी डिब्बा है। ठीक है, और सभा मंडप क्या है? एक ऊंचा मंच था, जैसे कि महानवी डिब्बा भी एक ऊंचा मंच था, लेकिन इसके जो अवशेष है ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके ज़्यादातर अवशेष जो थे लकड़ियों के बने हुए थे, है ना, इस वजह से नष्ट हो चुका है। इसमें दूसरी मंजिल जो इस स्तंभ पर टिकी हुई थी तक जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई थी और स्तंभ एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास थे, है ना। यह स्पष्ट नहीं है कि मंडप किस काम के लिए प्रयोग में लाया जाता था, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अपने को मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है महानवी डिब्बा। ठीक है, अब ये है क्या? तो शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में स्थित महानवी डिब्बा एक विशालकाय मंच है ना। क्या है? मंच। अगर इसके हम आधार की बात करें तो इसका आधार था 11,000 वर्ग फीट और इसकी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई थी 40 फीट। ठीक है, ये जो था वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। ठीक है, साक्ष्य के अनुसार इस पर लकड़ी की संरचना भी बनी हुई थी। इसके जो अनुष्ठानिक कार्य की अगर हम बात करें तो कौन सा त्यौहार इस पे आयोजित होता था? महानवी डिब्बा, नवरात्रि या फिर जिसको हम दुर्गा पूजा बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, विजयनगर के शासक इस अवसर पर अपने ताकत और अपने रुतबे का प्रदर्शन भी करते थे। अब इस त्यौहार से जुड़े हुए जो धर्म अनुष्ठान थे उसके बारे में आप बता सकते हो, जैसे कि मूर्तियों की पूजा, राज्य की अश्वों की पूजा होती थी, है ना, घोड़ों की पूजा होती थी और भैंस और अन्य जानवरों की बलि भी इस त्यौहार के समय दी जाती थी। इसका आकर्षण क्या था इस त्यौहार का? तो नृत्य होता था और इस नृत्य का आयोजन इसी मंच पे होता था, है ना। कुश्ती वगैरह होता था। इसके अलावा घोड़े, हाथी और रथों की शोभा यात्रा भी यानी कि झांकी भी निकाली जाती थी। नायक अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को भेंट दिया जाता था। भेंट यानी कि गिफ्ट लेके आते थे, उसको देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते थे, है ना। इस त्यौहार के आखिरी दिन नायकों की सेना का निरीक्षण राजा करता था। ठीक है, नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट भी लाते थे। तो ये हो गया आपका महानवी डिब्बे के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप महानवी डिब्बे के बारे में समझ गए होंगे। मेन टॉपिक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अब राजकीय केंद्र में स्थित कुछ अन्य भवन है। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन में सबसे सुंदर भवन में आता है लोटस महल, या इसको हम कमल महल भी बोलते हैं, है ना। इसका जो नामकरण है 19वीं शताब्दी के जो अंग्रेज यात्री थे उन्होंने किया था और ये एक परिषदीय सदन था। परिषदीय सदन यानी कि जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था, यहाँ पे परामर्श करता था, विचार विमर्श करता था। ठीक है, राजकीय केंद्र में कई मंदिर भी मिले हैं, जिसमें से हजार राम मंदिर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, हजार राम मंदिर भी सबसे सुंदर मंदिरों में से एक था, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में था और इसका इस्तेमाल केवल राजा और उसके परिवार वाले ही कर सकते थे। दीवारों पर बनी मूर्तियां अभी भी मौजूद है और मंदिर के अंदर की दीवारों पर रामायण के चित्र और दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं।
ठीक है, तो ये हजार राम मंदिर के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र के बारे में। ठीक है, तो धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन, ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी के तट से शहरी चट्टानें, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो ये पहाड़ी एरिया था विजयनगर साम्राज्य का, वैसे उत्तरी जो भाग है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, उत्तरी भाग, ठीक है, वो एक पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। और इस चट्टानी भाग के बारे में क्या अनुमान है? ऐसा माना जाता है कि ये रामायण काल में जो बाली और सुग्रीव का जो राज्य था वो यही पहाड़ी एरिया था। ठीक है, दूसरी मान्यता यह है कि पंपा देवी ने विरूपाक्ष देव से विवाह करने के लिए इसी पहाड़ी क्षेत्र पे तप किया था, यहीं पे तप किया था। यहाँ कई प्रकार के जैन मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, तो ये इससे समझ में आता है कि ये धार्मिक केंद्र था और इसका एक विशेष प्रकार का धार्मिक महत्व रहा होगा। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंश ने करवाया था इस क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण। ठीक है, शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण करवाया करते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्र भी होते थे। शासक और अन्य लोग मंदिरों के लिए भूमिदान करते थे। ठीक है, अब देखो विजयनगर स्थान को विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिर से की वजह से चुना गया था, क्योंकि प्रमुख देवी देवता हमारे विरूपाक्ष और पंपा देवी ही थी। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। मतलब कि राजा जो थे वो लोगों को कहते थे कि हम किस देवता की तरफ से शासन कर रहे हैं? विरूपाक्ष देवता की तरफ से शासन कर रहे हैं। राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द लिखे हुए हमें मिलता है, जिससे समझ में आता है कि ये राज्य के प्रमुख संरक्षक देवता के रूप में फेमस थे, विरूपाक्ष देव, जो कि शिव के रूप माने जाते हैं। ठीक है, अब राजकीय केंद्र में आपको गोपुरम और मंडप भी देखने को मिल जाएगा। गोपुरम क्या होते हैं भैया? गोपुरम होते हैं राजकीय प्रवेश द्वार, है ना, जो दूर से ही मतलब मंदिर होने का संकेत करते हैं। मंडप यानी कि जिसका इस्तेमाल जो है वो विवाह वगैरह का आयोजन करने के लिए होता था, उसको हम लोग मंडप बोलते हैं। इसी के बारे में इसमें बता रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर की क्या विशेषता थी? ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। विजयनगर स्थापना के बाद इसको और ज़्यादा बड़ा किया गया था, इसको विशाल बनाया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के समय बनवाया था। मतलब इसमें इस मंदिर के सामने एक मंडप बनवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। और कब बनवाया था? जब उसका राज्यारोहण हुआ था, यानी कि जब वो राजगद्दे में बैठा था। कब बैठा था भाई? 1509 में। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पूर्वी गोपुरम है, पूर्वी गोपुरम का निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को दिया जाता है। गोपुरम आप समझते हैं, यानी कि प्रवेश द्वार, है ना। मंदिर में सभागार भी थे और सभागार का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए होता था, जैसे कि देवताओं की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की जाती थी, नृत्य नाटकों के लिए, है ना। कई बार देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी इस सभागार का इस्तेमाल होता था। उत्सव वगैरह मनाने के लिए, विवाह का आयोजन करने के लिए सभागार का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं विट्ठल मंदिर के बारे में। देखिए, विट्ठल जो है वो विष्णु के रूप माने जाते हैं। महाराष्ट्र में विष्णु देवता को ही हम क्या बोलते हैं? मतलब विजयनगर में विट्ठल देवता बोला जाता था। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के ही रूप है, यानी कि सिंपल आप समझ लो, विट्ठल देवता जो कि विष्णु के रूप है ना। इस मंदिर में भी कई सभागार थे और इसमें रथ के आकार का एक छोटा मंदिर भी अपने को मिला है। मंदिर परिसरों की एक विशेषता रथ गलियार है, जो मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में बनाई गई थी। ठीक है, इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इन दोनों और स्तंभ वाले मंडप थे, मतलब इसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप बनाए गए थे। इसमें व्यापारी अपनी दुकान वगैरह लगाया करते थे। तो ऊपर के जो 3-4 पॉइंट है आप जरूर लिखें। किसी भी मंदिर की विशेषता बताएंगे तो एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा कि ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक था। ठीक है, ये पॉइंट तो भाई फिक्स कर लो, ये सभी में डाल देना आप लोग। ठीक है, अगला टॉपिक आता है महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। विजयनगर साम्राज्य के जो महल, मंदिर है, बाजार का अंकन कैसे किया गया, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए कई चीज़ों को इकट्ठा किया, जैसे कि फोटोग्राफ, नक्शे, है ना, रेखा चित्र है, मूर्तियां है, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है। इन सब चीज़ों के माध्यम से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। 20वीं शताब्दी में इन स्थान का संरक्षण, मतलब इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। जो हम्पी है, हम्पी के संरक्षण की जिम्मेदारी किसने उठाई 20वीं शताब्दी में?
तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है ना और कर्नाटक पुरातात्विक एवं जो संग्रहालय है उसने इसके संरक्षण की जिम्मेदारी उठाई। 1976 में क्या होता है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई। ये डेट याद रखो भाई, इसको याद रखना है, ठीक है। 1980 के दशक में विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से पर लेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई, यानी कि यहाँ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, ठीक है। इसमें महलों और मंदिरों के और बाजारों के अंकन के लिए क्या किया गया, विजयनगर साम्राज्य का एक नक्शा तैयार किया गया, एक मानचित्र बनाया गया और पूरे मानचित्र को यानी कि पूरे क्षेत्र को जो मानचित्र में जो क्षेत्र बनाया गया था उसको 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और हर वर्गाकार भाग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया, ठीक है। फिर इनको छोटे वर्गों में दोबारा और छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, मतलब इसको और फिर छोटे छोटे समूह में बांट के उसके बाद पता लगाया गया। तो उसके बाद हमें पता लगा कि किस एरिया में देव स्थल है, कहाँ मंदिर है, कहाँ बाजार है ना, इन सब चीज़ों को उजागर किया गया। देखो विजयनगर की खोज की जो परियोजना थी उस पर काम करने वाले विद्वानों में कुछ और का नाम आता है, जॉन एम फ्रीटर्स है ना, जॉर्ज मिशेल, एम नागराज राव। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके सर्वेक्षण पर कई सालों तक काम किया था। आखिरी टॉपिक आता है उत्तर की खोज में प्रश्न। इस टॉपिक में आपको बता रखा है कि विजयनगर साम्राज्य की जो सुरक्षित भवनें हैं उससे हमें क्या पता चलता है। तो देखो विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षित भवनें हमें बताती है कि उस स्थान को कैसे बसाया गया था, उस स्थान को कैसे प्रयोग में लाया गया, भवनों को बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ना, इन सभी चीज़ों का पता हमें चलता है सुरक्षित भवनों से, है ना। सुरक्षित भवनों की तुलना आप अगर एक जगह से दूसरे जगह की भवनों से करोगे तो आप सांस्कृतिक फैलाव का भी पता लगा सकते हो, सांस्कृतिक विशेषताओं को भी जान सकते हो। इसी के बारे में आखिरी टॉपिक में आपके बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। और अगर आप चाहते हैं और अच्छे से समझना तो एनिमेटेड वीडियो है ही, आप एनिमेटेड वीडियो को भी देख के चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।